सर नमस्कार। चलिए, गुड इवनिंग। मैं आपकी बात थोड़ी देर में सुनूंगा। और आज टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग, मार्केट रिस्क। और ये सीआईबी के बीएफएम का बी मॉड्यूल का आपका 11 नंबर टॉपिक है। कुछ मार्केट रिस्क का पार्ट यूनिट नंबर 10 में भी है, जिसमें एक न्यूमेरिकल के साथ साथ थोड़ा सा बेसिक है, लेकिन पूरा जो कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है मार्केट रिस्क के बेसिक्स का, वो 11 नंबर यूनिट है। ठीक है, तो आप कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछ सकते हैं। सर ये जानना था, पिछली क्लास जो थी उसकी नोटिफिकेशन नहीं आई थी, वो सीआईपी के लिए ही थी। पिछली क्लास की नोटिफिकेशन नहीं आई थी सर आपको? 15 अक्टूबर में आज एक ही क्लास दिखा रहा था, ये जो प्रेजेंट क्लास है। अच्छा, इवनिंग वाले का अगर एक नहीं ही दिखाया था क्लास का उसमें? लिंक था। लिंक उसमें जो था लेकिन। नहीं, उसमें यूट्यूब का जो लिंक दिया है। अच्छा, आपको ये नहीं मिला, जूम का शेड्यूल लिंक नहीं मिला? नहीं सर, जो शेड्यूल आया था ना कि 14th को दो क्लासेस थी, 15th को हम्म, एक ही दिखा रहा था 9:30 की। तो इवनिंग का जो था वो कौन सा वाला था? वो यस, वही इंश्योरेंस की पता नहीं क्लास। चली। अरे, चलो उससे लिंक से देख लेना आप, ठीक है। श्योर सर, श्योर, थैंक यूट्यूब के लिंक से देख, वैसे वो रिटेल का टॉपिक है। अच्छा। सर वो यू। इंश्योरेंस वाली थी। हाँ, इंश्योरेंस वाली, हाँ। हाँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक आपको मार्केट रिस्क की थोड़े कॉन्सेप्ट कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में देगा। और जब हम लोग जैसे हमने क्रेडिट रिस्क को कंप्लीट किया, बहुत सारी चीज़ें कवर करी, उसी तरह से ये मार्केट रिस्क को भी आज हम शुरू कर रहे हैं। एक क्लास में नहीं, 2-3 क्लासेस में पूरा होगा ये। और इसमें से 2-3 न्यूमेरिकल जो है एग्जाम्स में आते हैं, वो हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। और एक रिक्वेस्ट बार बार की तरह कि सभी लोग एक तो माइक पे कंट्रोल रखा करें, क्योंकि आजकल रामलीला का सीजन चल रहा है ना। कई जगह हो गई है, कई जगह अभी भी हो रही है। तो रामलीला का सीजन ब्रॉडकास्ट ना हो तो ठीक है। रामलीला का ना कह के महाभारत का कह सकते हैं ना उसको। उसी घर में महाभारत का सीजन चल रहा हो तो ब्रॉडकास्ट हो जाता है फिर। चलिए, मैं स्क्रीन पर आपके वो टॉपिक लेके आता हूँ, यूनिट नंबर 11 बीएफएम का। ठीक। जब आप लोगों ने क्रेडिट और ऑपरेशन को हमारे साथ पढ़ा था, तो उसी तरह का स्ट्रक्चर इसमें भी आपको मिलेगा। बहुत कुछ इसमें मिलेगा, नया भी होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट रिस्क आपके कौन से बिजनेस में होता है। ठीक है, तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि हमारे पास बिजनेस कौन कौन से हैं। आपके पास डिपॉजिट आता है, और इस डिपॉजिट को आप क्या करते हैं, या तो लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं, या आप इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप रिजर्व रखते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो कभी कभी कुछ मनी आपके पास इन द फॉर्म ऑफ कैश पड़ा रहता है। ठीक है, तो पूरे डिपॉजिट को इस पूरे डिप्लॉय करते हैं आप। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है उसकी कैटेगरी होती है। इन्वेस्टमेंट की पहली कैटेगरी होती है सिक्योरिटीज की। उसके बाद दूसरी कैटेगरी होती है इक्विटी की। और तीसरी कैटेगरी होती है फॉरेक्स। ठीक है, तो अगर हम मार्केट रिस्क की बात करें, तो मार्केट रिस्क जो है हमें, वो जो भी हमारे काइंड ऑफ इस स्टाइल के इन्वेस्टमेंट होते हैं वहां पर होता है। अब बात आती है रिजर्व। आपको मालूम होना चाहिए कि रिजर्व में भी जब हम पैसा लगाते हैं, तो वो भी इन द फॉर्म ऑफ कैसे लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट। बट इसमें रिजर्व के लिए जो कंपलसरी होता है, उसमें से अधिकतर हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो होता है, डेरिवेटिव्स। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के डेरिवेटिव तो वो होते हैं। ठीक है, तो अगर हम मार्केट रिस्क की बात करें, तो मार्केट रिस्क हमें स्पेसिफिकली इन एरियाज में होता है। और इसके लिए हम लोग
रिस्क कैलकुलेट करते हैं। और जो क्रेडिट, मार्केट और ऑपरेशन, क्रेडिट रिस्क में एक बार फिर रिवाइज करते हैं, जो लोग फ्रेश लोग हैं वो सुनिएगा। क्रेडिट रिस्क में, सीआर में, हम लोग पहले क्या निकालते हैं, आरडब्ल्यूए, और उसके बाद क्या निकालते हैं, कैपिटल पे एवरेज जाके डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट रेशियो, क्रार निकालते हैं। ठीक है। बट मार्केट रिस्क में हमारा सीधे क्या निकलता है, क्रार निकलता है। ठीक है। जब इस क्रार को हम डिवाइडेड बाई 0.09 करते हैं तो क्या निकलता है, RWA। आरडब्ल्यूए ऑन मार्केट रिस्क। ठीक है। इसी तरह ऑपरेशन रिस्क में भी क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सीधे क्रार निकालते हैं और क्रार को डिवाइड करते हैं 0.09 से, तो आरडब्ल्यूए निकलता है ऑन ऑपरेशन रिस्क। ठीक है। ये फंडा तो सब लोगों का क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से सर एक बार रिपीट और कर दीजिए। कर। क्रेडिट रिस्क के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उन न्यूमेरिकल्स में पहले हम आरडब्ल्यूए निकालते हैं, यानी रिस्क वेटेड एसेट। और एसेट क्यों क्रेडिट रिस्क में निकालते हैं, क्योंकि क्रेडिट रिस्क इसमें होता है, जो हमारे लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं इसमें होता है, और हमारे इन्वेस्टमेंट में भी होता है। आपको आंसर करना है कि इन्वेस्टमेंट के वो कौन से केसेस हैं जहां पर आपको क्रेडिट रिस्क होता है। चलो सोच के बताइएगा, मैं भी थोड़ी बताता हूँ। मार्केट रिस्क से जो भी हम लोगों को न्यूमेरिकल सीखा है हमने, उसमें हम लोगों को न्यूमेरिकल मिलता है क्या निकालने का, सीधे क्रार। और हमारी यूनिट नंबर 10 में जो 1 या 2 क्लासेस हुई थी, उसमें हमने जहां पर हॉरिजेंटल क्या डिसअलाउंसेस वर्टिकल Disallowance। डिसअलाउंसेस जो पड़ा था, वहां पे जो भी हमारा आंसर आ रहा था, दैट इज क्रार। या इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम क्रार को, कैपिटल चार्ज। कैपिटल चार्ज। मीन्स आपको इस पर्टिकुलर बिजनेस करने के लिए जो उससे करने से रिस्क होगा, उस रिस्क के अगेंस्ट में जो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, उसको हम कैपिटल चार्ज बोलते हैं। और कैपिटल चार्ज अगर वेन डायग्राम से बनाऊं, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाऊं, तो ऐसा कुछ होता है। ये आपकी कैपिटल है, और कैपिटल के अंदर आपका क्या है, कैपिटल चार्ज। ठीक है। दूसरा वेन डायग्राम बनाता हूं मैं, अगेन कैपिटल और कैपिटल चार्ज। सर कैपिटल चार्ज को ही करार बोलते हैं। हाँ, रिक्वायर्ड करार है। कैपिटल चार्ज क्या है, रिक्वायर्ड करार। देखो करार दो होते हैं, कौन कौन से, एक रिक्वायर्ड होता है और एक अवेलेबल। अवेलेबल। मीन्स डॉक्टर ने कहा आपका वेट 48 kg होना चाहिए, और आपका वेट है कितने kg, 60 kg। इसी के साथ साथ डॉक्टर ने कहा आपका वेट 48 होना चाहिए, आपका वेट है 50 kg। इसी के साथ साथ डॉक्टर ने कहा आपका वेट 48 होना चाहिए, आपका वेट है 36। कौन सी पोजीशन सबसे अच्छी है, सर 50। सेकंड वन जो सर। ज्योतिका आपका माइक डिस्टर्ब कर रहा है कुछ। कौन सी पोजीशन अच्छी है, फर्स्ट वाली। सेकंड फर्स्ट वाली। ये सेकंड वाली को हम बोलते हैं अच्छी, ना बोलते क्या बोलते हैं, एडिक्वेट। 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 और इसको बोलते हैं मोर एडिक्वेट। क्या बोलते हैं, मोर एडिक्वेट। और इसको बोलते हैं अन लेस। अन या लेस एडिक्वेट। ठीक है। तो
क्रार के मामले में ये थर्ड वाली बेस्ट है, थर्ड वाली बेस्ट है, और ये वाली गुड है या सफिशिएंट है, और ये वाली लेस है। ये क्या है? लेस है, यानी आपको कुछ करना पड़ेगा इसमें। ठीक। वेट के मामले में तो ऐसा हो सकता है कि वेट ज्यादा हो जाए तो दिक्कत हो, लेकिन क्रार के मामले में कितना भी हो उतना अच्छा है, क्योंकि कैपिटल कितनी भी हो जाए आपके पास ज्यादा, वो अच्छी अच्छी, जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। सपोज कीजिए आपको 60 चाहिए थी और आपके पास है 102, अच्छी पोजीशन। यहाँ पर आपको आपको चाहिए थी, जो 4 चाहिए था, 86 चाहिए था, और आपके पास कैपिटल कितनी निकली? सपोज कितनी? 39। आपको जो कैपिटल है अवेलेबल वो कितनी है? जो कैपिटल अवेलेबल वो कितनी है? 69। 69। ठीक है, तो कैपिटल अवेलेबल है 69, और आपको रिक्वायर्ड कितनी थी? 86। तो क्या ऐसी पोजीशन हो सकती है कभी? हो सकते हैं सर। हो सकती है, ये जो वाली पोजीशन है हो सकती है। क्या करना पड़ेगा आपको? कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा सर। आपकी कैपिटल जो रिक्वायर्ड थी उससे कम हो गई, तो आप आरबीआई की हिट लिस्ट में आ गए। आपको उसका रेमेडी करना पड़ेगा, और रेमेडी दो तरह से होता है। क्या करें आप? एडवांसेस को क्या करें? पहला ऑप्शन बढ़ाना। रिड्यूस करें, अच्छा। बढ़ाना नहीं, रिड्यूस कर। क्योंकि उसी के अगेंस्ट में तो मेंटेन होता है। ठीक है, पहला है रिड्यूस करें। दूसरा क्या करें? जो अभी हमने देखा था, क्रेडिट के क्या ले लें? डेरिवेटिव से क्या कर लें? अपने रिस्क को कवर कर लें, मिटिगेट। मिटिगेट Mitigate. कवर कर लें। ठीक है, मिटिगेट। ठीक है। थर्ड, आप जो लो रिस्क वेट एडवांसेस हैं उनको क्या करें? ज्यादा दें। तो जो बैंक पीसीए में आते हैं वो इन्हीं सब रीजन की वजह से रहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जो पीसीए में आने का रीजन ही है, जैसे ये वाला एग्जांपल बना रखा हमने, तो इसकी ऐसे बैंक को इमीडिएटली पीसीए चाहिए। पीसीए का मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। एक्शन। तो अभी शायद बैंक ऑफ इंडिया था, बाहर हो गया शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, सेंट्रल बैंक बाहर हुआ है। हाँ। सर बैंक ऑफ इंडिया बहुत पहले बाहर हो गया था। मैडम बैंक ऑफ इंडिया से तो ये बोल रही है। हाँ अभी अभी चलो, सेंट्रल बहुत बैंक हुआ हुआ। है सर। सेंट्रल बैंक बाहर अभी हुआ। सेंट्रल, ठीक है, चलो, तो दोनों बाहर हो गए, चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो रिड्यूस करना है आपको क्या? एडवांसेस, रिड्यूस एडवांसेस। ठीक है, और क्रेडिट डेरिवेटिव ले, रिस्क कवर करा लो अपना। दूसरा, लो रिस्क वाले एडवांसेस करो, अब कर रहे हो तो। और जो आपके कोलेटरलाइज्ड लोन है, कैसे? कोलेटरलाइज्ड अगेंस्ट किसके? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कोलेटरलाइज्ड लोन जो अगेंस्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? एक तो ये काम करते हैं। दूसरा, सेकंड काम आप क्या करेंगे? कैपिटल के साथ करते हैं। कैपिटल को क्या करना पड़ेगा आपको? इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा तो अपनी कैपिटल को किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे आप? आउटर डायरेक्शन। ठीक है, और अपने एडवांस को कौन से डायरेक्शन में लाएंगे? इनर डायरेक्शन। ठीक, तो एक्सक्यूज मी ये सर। कोई भी, हाँ बोलो। सर ये जो आपने थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट लिखवाया अभी करेक्टिव एक्शन में, लो रिस्क एंड कोलेटरल, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? लो रिस्क वही होगा ना जिसमें सिक्योरिटी रहेगी, और कोलेटरल लोन भी वही होता है कि जिसमें नहीं, सिक्योरिटी। थोड़ा सा फर्क है। लो रिस्क में मैंने कहा आप हाउसिंग लोन दीजिए, हाउसिंग लोन में 35% या 50% का रिस्क रेट होता है। गोल्ड लोन यस भी दे सर। सकते है वो भी कोलेटरलाइज है, लेकिन इसको मैंने बोला अगेंस्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हैं, डिपॉजिट जैसे करें। आपने सीसी लिमिट किया तो उसमें 30% का एफडी ले लेते हैं आप, या आपने गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटीज रख ली उसमें। ठीक है, और या गवर्नमेंट की गारंटी वाले लोन कर दिए, इस तरह से मतलब। ठीक है,
ठीक है, वो जो एनएससी आपका वगैरह के बीच। पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि ये एक बात एक सी है, लेकिन मैंने दोनों को सेग्रीगेट कर। हाँ बोलो। ओ, तो इसमें इंक्रीज आप क्या करेंगे, कैपिटल बेस। तो अगर मैं बात करूं कि मार्केट रिस्क का जो हमने पहले टॉपिक लिया था, उसमें मैंने ये एक्शन कराया था। कौन सा एक्शन कराया था कि मार्केट रिस्क वाले यूनिट नंबर 10 में मार्केट रिस्क के लिए हमने सीधे क्या कैलकुलेट किया था, क्रार या कैपिटल चार्ज, विद कैपिटल द चार्ज। हेल्प ऑफ दीज टू टेक्निक्स, क्या, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिसअलाउ। ठीक है, आज हम मार्केट रिस्क के कुछ और मेथड सीखेंगे जिसमें हम कैपिटल चार्ज नहीं निकालेंगे, हम केवल अपने इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट जो एनालिसिस की टेक्निक है उससे। ठीक है, और इस बुक में जो शुरू में स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया है, पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट समझा दूं। अच्छा, ये तो आप समझ गए ना, मार्केट में हम लोग कहाँ कहाँ पैसा लगा रहे हैं, यस। यस। इन 3 जगह लगा रहे हैं। ठीक है, और इसी के अगेंस्ट हमको मार्केट रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि हमने पैसा कहाँ लगा रखा है, मार्केट। और मार्केट में रेट फ्लक्चुएशन की वजह से हमें नुकसान वगैरह होते हैं, और सिक्योरिटीज के लिए अलग एनालिसिस है, इक्विटी के लिए है, फॉर सब के लिए एनालिसिस करने पड़ते हैं हमको। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो बुक में एग्जांपल दिया, पहले उसको मैं वैसे समझूं। जैसे आपने क्या किया, आपने एक कंपनी खोली और आपने 5,000 करोड़ अपने लगा लिए, जिसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल। ठीक है, एक रूल है कि जितनी आप कैपिटल लगाते हैं उसका 9 टाइम्स आप क्या कर सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैसा, डेट या इक्विटी। ठीक है, तो अगर आप फंड रेज कर सकते हैं तो आप इस कंडीशन में कितना फंड रेज कर देंगे? ठीक है, 45,000। 5,000 का। 45,000। तो आपके पास टोटल जो फंड होगा, अवेलेबल होगा, वो कितना कैपिटल होगा? 50,000। 50,000। सपोज कीजिए प्राइस जो है 10% डाउन हो जाए, तो आपको कितना नुकसान होगा, आपको ये बता। 5,000 करोड़। है ये तो हाँ नहीं 5,000 चाहिए। बताएं? अपनी कैपिटल में 500 करोड़ का सर, ओवरऑल 5,000 करोड़। चलो, अब इस पॉइंट को जो समझ गया, तो बुक का वो जो समझा रखा हो जल्दी। जैसे आपको यहाँ पे माइनस आपकी प्राइसिंग अब कितनी हो गई आज की डेट में, 45,000 करोड़। 45,000। ठीक है, अब ये देखो कि 45,000 तो आपको किसी को देने हैं ना, यस सर। देने हैं ना, इसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करोगे ना। नहीं। आपकी कैपिटल 0 हो गई, और आपकी कैपिटल 0 हुई तो इसका 9 टाइम कितना होगा? इसका जीरो। मतलब आपको इमीडिएटली ये 45,000 करोड़ भी क्या करने पड़ेंगे, रिडीम करना। वापस करने पड़ेंगे। और किस किस मार्केट प्राइस पर? प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पर। यानी आपका बस कुछ नहीं चलता उसमें, आपको इमीडिएट ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, सर तो जैसे वो है 10% रिड्यूस हो गया, हाँ 5,000 का 10% होना चाहिए ना, ये था, और हाँ, तो हम वही तो कर रहे हैं। 45,000 का 10% फिफ्टी होना चाहिए। थाउजेंड का 10% कितना हुआ? 5,000। 5,000। तो इतना तो लॉस हो गया। अब आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितने का बचा? और ये जो लॉस है ना, ये इनका लॉस नहीं है। सबसे पहले आप कौन सा लॉस उठाओगे? अपना वाला। अपने। अपना तो उठा लिया आप, आपको नुकसान हो गया। बट इमीडिएटली इस रूल के अकॉर्डिंग आपको इन सबको भी क्या करना है, पैसा वापस करना है। वापस करना। और वापस करने के लिए आप इमीडिएट एक्शन लेंगे। तो पता लगा कि ये आपकी प्रॉपर्टी जो जो
सिक्योरिटी थी, कितने की सेल हुई? 40,000 की। तो आप माइनस कहाँ पहुंच गए? 3,000। आपकी जो 3,000 कैपिटल है वो कितनी हो गई? -3,000। यानी बैंकरप्ट हो गया। एक्सक्यूज सर, हाँ सर जैसे वो जो 10% डाउन हो गया तो आपने जो कैपिटल है 5,000 उसमें 10% होगा तो 4,500 होगा। 4,500 अपना कैपिटल रहेगा तो उसका भी 9% ले सकते हैं ना आप मार्केट से। चलो आप ऐसे ही कर लो। आप 4,500 का 9 इंटू टाइम करो तो 40,500 रुपया। 40,500, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जब भी आपका नुकसान होता है तो सबसे पहले आप वो नुकसान कौन बियर करेगा, ये बताओ। खुद। चाहिए मगर खुद वो करेंगे ना सर, खुद की खुद कैपिटल। करेंगे। ये मान लेंगे कि मेरा 5,000 करोड़ कहाँ गया? नुकसान हो दूसरी गया। बात, दूसरी बात जो आप बात बता रहे हैं वो नहीं चलेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपने जिससे पैसा लिया है उससे ये कह के नहीं लिया है कि मैं आपका पैसा कहाँ लगाऊंगा। मार्केट में। हाँ, आपने तो उसे वापस करना है क्योंकि आपने अपनी कंपनी रन करनी। तो इसी पॉइंट के लिए मैं कहता अगर आपको ये थोड़ा समझ में आ रहा है तो हम लोग उस चीज को जो बुक में दिया उसको पढ़ते हैं। अच्छा एक बार हम लोग पढ़ते हैं, एक बार देखना, क्या पता हो सकता है कि यहाँ आपको समझ में आए। ठीक है, चलो। एक कोई ABC लिमिटेड है, उसका 100 रुपए का शेयर है और उसने कितने शेयर ले लिए? 100। और इन शेयरों में उसने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, मतलब 10,000 करोड़ या 10,000 रुपए, 10,000 रुपए उसने क्या करे? कैपिटल इन्वेस्ट। फिर रेज करे और उन 10,000 से क्या करा उसने? इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, यानी इसने पैसा लिया, कैपिटल रेज करी और उस पैसे से क्या ले लिए? शेयर। शेयर्स। ठीक है, अब क्या हुआ? 5% क्या हो गया शेयर प्राइस? ड्रॉप। ड्रॉप हो ड्रॉप। गया। तो 5% ड्रॉप होंगे तो कितने का नुकसान होगा आपको? 10,000 में 500 रुपये का। 500। 500 रुपए का नुकसान। 500। तो आपका जो ये पोर्टफोलियो था ये कितने का हो गया? 9,000। 9,500। ठीक है, अच्छा अब देखिए, हिज कैपिटल लॉस वुड बी मोर। यही जो मैंने आपको समझाया था यही मैं समझा रहा कि ये जो 500 रुपए का नुकसान है सिर्फ इतना नहीं हुआ, कैपिटल का जो नुकसान है वो ज्यादा होता है। कैसे? अलाउड टू बोरो कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। और इसमें ये 9। बात ध्यान रखना, अलाउड टू बोरो है, अलाउड टू इन्वेस्ट नहीं है। यानी कंपनी को अपनी कैपिटल का 9 टाइम बोरो करने की, बोरो का मतलब उसका पैसा कम नहीं होगा। जो बात आई थी ना उसमें, उसका पैसा कम नहीं हुआ, आपने बोरो किए हैं। ठीक, अगर आपने बोरो किए हैं तो आपको पूरा पैसा क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। टोटल। ठीक है, तो उसने क्या करा? नाउ 10,000 एज कैपिटल, तो उसने 90, वही वाली बात हुई, तो टोटल कितना पैसा हो गया उसके पास? 1 लाख। अब क्या हुआ कि उसी 1 लाख पे बोलता है कि उसका जो लॉस उसकी कैपिटल है 50% क्या हो गई? रिड्यूस हुई। क्यों? क्योंकि स्लैश कितना हुआ? 5%। मैंने जो केस बताया था उसमें कितना परसेंट स्लैश किया था हमने? 5,000। 10% किया था। तो 10,000। 10% से 5,000 वो पूरा चला गया था, लेकिन यहाँ पर पूरा नहीं गया, यहाँ पर 5% का स्लैश डाउन आया। तो 5% का स्लैश डाउन आएगा तो इस 1 लाख के इन्वेस्टमेंट का कितना हो जाएगा? 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, कितना हो जाएगा? 95,000। सर ये 1 95,000। लाख कहाँ से आ रहा है? उसने ऐसा किया, ये 10,000 तो उसका शुरू में कैपिटल हो गया था, उसको यस सर। 9 टाइम की परमिशन है, वो बोरो कर रहा है। यस सर। 90,000 बोरो कर रहा है कहीं, तो यहाँ पे 10। दिखा दें हम। तो ये जो सर दोनों वो को जो प्लस बोरो कर करके रहा है उसे लिवरेज ऑफ कैपिटल कहते हैं क्या? इफ ही हैड लिवरेज्ड हिज कैपिटल। लिवरेज कैपिटल का मतलब अपनी कैपिटल,
लिवरेज कैपिटल मतलब जिसमें रिस्क इंक्लूडेड है, ऐसी कैपिटल जिसमें रिस्क, इंक्लूडेड है। जो रिस्क को बियर करती है वो कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास 1 लाख थे, अचानक 5% लेस डाउन हुआ, अब उसकी कॉस्ट क्या हो गई पूरी इन्वेस्टमेंट की? 95,000। इसमें से 90,000 किसका है? पब्लिक का। पब्लिक का एज ए बोरोइंग। आपका कितना रह गया? 5,000। आपको लॉस कितना होगा? 5,000। 50%। कितने में से? 10,000 में। हाँ, हो इसीलिए ये गया बात लिखी है, समझ में आई बात? मार्केट 5% डाउन हुआ, आपको नुकसान हुआ 50%। क्यों? क्योंकि आपने पूरा पैसा कहाँ लगाया था? मार्केट। मार्केट, इसलिए। ठीक है, और ये जो टोटल पैसा लगाया था उसने 100 की जगह कितने शेयर खरीद लिए? 1,000। क्योंकि आप जब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो इस तरह करेंगे। ठीक है, तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से इस तरह के नुकसान होते हैं, और आपको जो भी आपको नुकसान हो रहा है वो नुकसान आपकी कहाँ से कटेगा? कैपिटल से। कैपिटल। तो वो 5% 50%, और उधर 10% कितना हो गया? 100%। 100%। ठीक है, तो ये इसने तो समझाने सर जो भी लॉस होगा उसको फिर हम सीधा अपने कैपिटल से ही कैलकुलेट करेंगे ना, बोरोइंग से तो कोई मतलब ही नहीं है। यही बताना चाह रहा है कि आपको जो भी नुकसान होता है उसका अटैक कहाँ होता है? कैपिटल पे। इसीलिए मार्केट रिस्क को लड़ने के लिए भी हमको क्या चाहिए? कैपिटल। अब यही बंदा है, अगर उसके पास अरेंज नहीं हो पाएगी कैपिटल, अगर एक चीज हो सकती है, देखो अभी इसकी माइनस होके कैपिटल कितनी हो गई? 5,000 माइनस हो गई तो कितनी रह गई? 5। इमीडिएटली इसमें से एक पार्टनर 5,000 रुपये और लगा देता, तो क्या उसको पब्लिक के जो बोरोइंग थी वो वापस करनी पड़ती? नहीं। फिर 10x9 चलता रहता फिर काम। और एक प्रॉब्लम तो यहाँ हुई, दूसरी प्रॉब्लम हुई कि जब उसे वो वापस करना पड़ेगा मनी, अगर वापस करना पड़ेगा तो उसको कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, या तो अपने शेयर क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा, और सेल किस प्राइस पे होंगे? लो प्राइस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोलता है? मिस्टर एक्स हैज face the following risk by taking exposure on security that is being traded in the market। तो इसको रिस्क क्यों हुआ? क्योंकि उसने ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया जो मार्केट में ट्रेड हो रही थी और उसके प्राइस क्या हो गए थे? इसकी वजह से उसको सबसे पहला काम क्या हुआ? कौन सा रिस्क हुआ सबसे पहला काम? दूसरा काम, हाँ सर ये जो वापस करेगा पब्लिक को पैसा वहीं तक करेगा ना जहां तक उसका 9% मेंटेन रहे, जहां तक उसकी कैपिटल का 9% मेंटेन रहे। उसका रीजन है कि ये रेगुलेटरी गाइडलाइन है, आप अपने कैपिटल का 9 टाइम्स से ज्यादा बोरो नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जिसने बोरो किया ही नहीं होगा तो उसको सिर्फ उतना ही नुकसान होगा जितना उसने अपनी कैपिटल को मार्केट में लगा। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं? बोरो करते हैं। बैंक क्या करता है? पब्लिक से मनी को बोरो करता है, उसको मार्केट में लगाता है। इसीलिए मार्केट रिस्क सिर्फ उस पार्ट पे लगेगा जिस पार्ट को आपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हुआ व्हाट इज प्राइस रिस्क, समझ में आ गया? एडवर्स मूवमेंट इन द प्राइस इज नोन एज प्राइस। दूसरा यहां लिखा है एसेट लिक्विडिटी रिस्क। अगर किसी को ध्यान है तो मार्केट रिस्क के हमने 2 पार्ट पढ़े। कौन सा? पहला वाला जनरल एंड स्पेसिफिक। ये समझ में नहीं आया कौन सा रिस्क हो रहा है। ठीक है, जनरल रिस्क
और स्पेसिफिक एसेट रिस्क, इसी को हम लोगों ने क्या बोला, स्पेसिफिक सिक्योरिटी वाला है, इसी को बोला इन्होंने एसेट लिक्विडिटी। और एक और है द रिस्क ऑफ पुअर मार्केट लिक्विडिटी, उसका नाम क्या है, मार्केट लिक्विडिटी, या उसको तो 3 रिस्क उसने फेस किए। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपोजर, उसने अपनी टांग कहाँ फंसा रखी थी, मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड फिर से बता दीजिए। रिस्क ऑफ रिड्यूस लिक्विडिटी इन द मार्केट फॉर स्पेसिफिक सिक्योरिटी। भानुप्रिया यादव जी, आपके घर से कुछ, हाँ, प्राइसेस तो क्लियर है ना? देखो तुम से यार तो सिटी नाइट अच्छी दे दो, अरे बाप, ये तो अच्छी मॉडल यार को मिलेगा सुपर। अभी ये मधुमई अरे देखिए, पहली बात तो मार्केट रिस्क 2 कैटेगरी के रिस्क होते हैं मार्केट। एक वो होता है जिस सिक्योरिटी में दिक्कत आ गई। अगर मान लिया आपने AA की कॉर्पोरेट के बॉन्ड ले रखे हैं, मान लिया कॉर्पोरेट के बॉन्ड ले रखे और इसका मार्केट डाउन चल रहा है, तो पर्टिकुलर सिक्योरिटी में अगर रिस्क डाउन होता है तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक एसेट या स्पेसिफिक या एसेट लिक्विडिटी रिस्क। ओके सर। ठीक है, और ये स्पेसिफिक सिक्योरिटी में होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उसकी लिक्विडिटी रिड्यूस होना। अच्छा, लिक्विडिटी को भी समझना पड़ेगा आपको। लिक्विडिटी का मतलब है कि एक जेन्युइन प्राइस पर, इस पे जेन्युइन प्राइस में क्या होना, जेन्युइन प्राइस में क्या होना, तो रिडक्शन, रिडीम होना। रिडीम होना मतलब आपकी कार 8 लाख की है, आप बेचने गए, 10 लोग खरीदने वाले, तो लिक्विडिटी है या नहीं है? अगर जेन्युइन प्राइस नहीं है तो लिक्विड नहीं है। मीन्स खरीदने वाले तो है, लेकिन सिर्फ खरीदने वाले से लिक्विडिटी नहीं होती। बोलेगा 2 लाख में दे दो। हाँ, वो तो कहेगा लो अभी लो 6 लाख पकड़ो, आप कहोगे साहब लिक्विडिटी नहीं, वो कहेगा मैं ले तो रहा हूँ। लिक्विडिटी तब बोलते हैं जब वो जेन्युइन प्राइस पर, अगर उससे कम में ली जा रही तो उसे लिक्विडिटी नहीं बोलते। तो यहाँ यही बताना चाह रहा है कि लिक्विडिटी क्या हो गई उसकी, रिड्यूस रिड्यूस हो गई। जब आप कहोगे अरे मुझे जल्दी से दे दो, 2 मिनट में दे दो, ये गोल्ड पकड़ो जल्दी से दे दो 2 मिनट, तो प्राइस क्या कर देता है, कम। ठीक है, दूसरा, तीसरा वाला रिस्क ऑफ पुअर मार्केट, मतलब पूरे मार्केट में दिक्कत चल रही, किसी भी सिक्योरिटी के नाम कम हो। ठीक है, 1-2 बार इस कॉन्सेप्ट को हम कहीं आगे भी हम बताएंगे। ठीक है, चलो अब बात आती है मार्केट रिस्क इन बैंक। तो हमने ये बातें हमने एक बार पहले भी करी थी, ये 3 तो मैं बार बार बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? डेट, सिक्योरिटी, इक्विटी और फॉरेक्स। ठीक है, अब एक कमोडिटी में भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, दाल चावल आटा खरीद लेते हैं, आयरन खरीद लेते हैं, लेकिन वो इंडिया में अलाउ नहीं। 5th पॉइंट है डेरिवेटिव हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। मीन्स ऐसे डेरिवेटिव जो आपने ट्रेडिंग के पर्पज से ही अपने पास रखे हैं और आपको उम्मीद है कि मैं उसे कभी सेल करूंगा, और वो आपको कभी भी सेल करने पड़ जाए तो पता लगा मार्केट प्राइस क्या होंगे, कम ज्यादा हो सकते। ठीक है, सर कौन सी डेरिवेटिव है सर, ये जो क्रेडिट डेरिवेटिव वाला है क्या? किसी भी तरह नहीं, ये वो डेरिवेटिव नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट के डेरिवेटिव, यानी इन्वेस्टमेंट के कोई और मोड जिसमें आपने सिर्फ प्रॉमिस किया हुआ है किसी को कि ये मेरा ये आपके पास रखा हुआ है और उतनी तारीख को मैं देने आऊंगा, कुछ और तरह का। ठीक है, मतलब बहुत, अगर बात करें जो ट्रेजरी में जो काम करते होंगे वो इसको बहुत रियल टाइम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ट्रेडिंग के लिए कोई भी डेरिवेटिव रखा हुआ है जिसको कभी भी मिड टर्म में क्या करना पड़ जाए, सेल करना पड़ जाए। ठीक है, देखो ये जो 3 है ना, ये 3 क्या है,
मेन प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट के जो भी, क्या लिखेंगे, बी वाई लिखेंगे, बी आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या स्पेलिंग ये होगी या बी वाई होगी, बी वाई ई यही होगी सर। मीन्स एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बनना। तो ये तो मेन प्रोडक्ट है। इन मेन प्रोडक्टों के रिलेटेड कोई भी ट्रेडिंग के लिए बाई प्रोडक्ट है आपका, उसको हम वेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, इस चैप्टर में हम लोग बार बार बात करेंगे किसकी, ट्रेडिंग बुक। ट्रेडिंग बुक। ट्रेडिंग बुक से मिलते हैं जिसमें आपका एक्सपोजर कहाँ लगा हो, मार्केट। और बैंकिंग बुक का मतलब क्या है, जहां आपका पैसा एज ए लोन पब्लिक को दिया गया, और उसका हिसाब किताब कौन करता है, बैंक। बैंक करता है, इसीलिए उसको बैंकिंग बुक बोलते हैं। और इसका हिसाब किताब कौन करता है, मार्केट। मार्केट करता है, इसलिए इसको ट्रेडिंग बुक बोलते हैं। ठीक है। तो बोलता है ट्रेडिंग बुक में हमें इतने एक्सपोजर मिलते हैं, वहां पर हमें मार्केट रिस्क फेस करना पड़ता है। दूसरा, द ट्रेडिंग बुक ऑल्सो इंक्लूड पोजिशंस इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट arising from matched principal brokering and market making। और हाँ, तो यहाँ पर पोजीशंस का मतलब आपने पढ़ा था एक बार, क्या पढ़ा था, लॉन्ग और एसेट और शॉर्ट। शॉर्ट। ऐसी पोजीशन यानी कोई भी तरह का बिजनेस जिसमें किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास एक्सेस है और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास शॉर्टेज है, शॉर्ट। ऐसी ट्रेडिंग बुक की पोजीशन जो कि आपको प्रिंसिपल ब्रोकरिंग की तरह आपने प्रॉमिस किए हुए हैं, एंड मार्केट में। मार्केट मेकिंग का मतलब होता है जिनकी प्राइसिंग कहाँ से तय होती है, मार्केट। मार्केट में जब ले जाओगे तभी उसका प्राइस डिक्लेयर होगा, उसको मार्केट मेकिंग कहते हैं। ठीक है। और पोजीशंस टेकन इन ऑर्डर टू हेज अदर एलिमेंट ऑफ द ट्रेडिंग, मींस ट्रेडिंग बुक को हेज करने के लिए आपने कोई और एलिमेंट ले रखे हैं, उनकी पोजीशन। तो दो चीजों की पोजीशन बताई इसने, एक मैच्ड प्रिंसिपल ब्रोकरिंग ब्रोकरिंग की, और दूसरा ट्रेडिंग बुक को मैच कराने के लिए कुछ आपने ले रखा। ठीक है। और जब रिस्क की बात आती है तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। अच्छा, एक क्वेश्चन का मैंने क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने उसका आंसर नहीं दिया। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट रिस्क कब होता है, आपने को सब खा दिया, बताया जब नहीं। वो मैच्योर हो जाता है सर। हाँ, ठीक है। ये Mature हो वाला जाता जो इन्वेस्टमेंट में, सॉरी, लोन इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट रिस्क कब होता है, ये मेरा क्वेश्चन था। ठीक है। जब तक वो मैच्योर नहीं है तब तक कोई रिस्क नहीं। जैसे ही वो क्या हो जाता है, है मैच्योर। मैच्योर होता है, और वो क्या हो जाए, उसका पेमेंट पेमेंट नहीं आता है। फेल हो जाए, नहीं है। वहां पे क्रेडिट रिस्क हो जाता है। क्यों, आपको प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ, वो क्रेडिट रिस्क है। आपको पैसा लेना नहीं था, लेकिन मार्केट के उसमें प्राइस क्या हो गए, अप डाउन। कम ज्यादा हो, अप डाउन हो, वो है मार्केट। ये जो लोग भी अभी क्लास में हैं उनसे बार बार की तरह की रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर क्लास रेगुलर अब भी नहीं अटेंड कर रहे हैं तो फिर मैं क्या करूं, मैं चाहता तो नहीं वो कहना, समझ जाओ। ठीक है। और आप में से एक दो लोग तो सुपर ब्रिलियंट हो सकते हैं, जो एग्जाम के 7 दिन तक दीन दुनिया छोड़ के बहुत बढ़िया पढ़ाई कर पाए, और वो केवल अनमैरिड लोग हो सकते हैं। ठीक है। तो जो मैरिड लोग हैं वो तो थोड़ा थोड़ा टाइम अभी निकाल दो, अनमैरिड लोग कर लेते हैं, खासकर से वो जो कहीं फैमिली से दूर रह रहे हैं, मीन्स मदर फादर भी नहीं है, मतलब दूर कहीं रहते हैं और वो रेंट पे रह रहे हैं, वो लोग तो डेडिकेशन दिखा सकते हैं। मैरिड लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंज होता है। ठीक है। चलो।
लोग कहाँ पहुंच गए थे? हाँ, मैंने बोला ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें अगेन वो बात आ रही है जो मैं वहां समझाई थी। क्या? देखो, आपका जो मार्केट रिस्क है, आपका जो मार्केट रिस्क है, उस रिस्क में दो रिस्क हैं। कौन कौन से? लिक्विडिटी रिस्क। एक तो लिक्विडिटी रिस्क किसका? पर्टिकुलर एसेट का। और स्पेसिफिक दूसरा लिक्विडिटी रिस्क किसका? मार्केट। तो ऐसे कह सकते हैं कि एक तो मार्केट रिस्क है, दूसरा लिक्विडिटी रिस्क है, तीसरा कौन सा? क्रेडिट और काउंटर पार्टी रिस्क। ठीक है, तो क्रेडिट रिस्क कब होता है मैंने बता दिया, जब डिफॉल्ट जब हो जाए। मैच्योरिटी हो गई और काउंटर पार्टी पेमेंट नहीं करती। तो मार्केट में लिक्विडिटी रिस्क है, और लिक्विडिटी रिस्क जो होता है पर्टिकुलर एसेट यानी काइंड ऑफ सिक्योरिटी पे या पूरे मार्केट पे होता है। ठीक है, अब बैंक्स ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर हैज द फॉलोइंग रिस्क। कौन कौन से? और भी और बताता है कौन कौन से। आपकी ट्रेडिंग बुक में कौन सा रिस्क है? इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज, कमोडिटी प्राइस। अब कमोडिटी प्राइस का बताया है, इंडिया में इसका ट्रेडिंग बैंक लोग नहीं करते। ठीक है, और मार्केट की लिक्विड। एंड अगला वाला वर्ड ध्यान से सुनना है, एंड के बाद क्या लिखा हुआ है? एंड देयर वॉलेटिलिटीज इम्पैक्ट द बैंक अर्निंग एंड कैपिटल एडवर्स। मीन्स अगर आपकी सिक्योरिटी बहुत वॉलेटाइल है, इससे आपको अर्निंग में ही फर्क पड़ता है और आपकी कैपिटल को भी एडवर्स होगा। ठीक है, तो मार्केट रिस्क काफी कुछ हम बात कर चुके हैं, और इसमें जो है इसको बोलते हैं एडवर्स डेविएशन होता है। किसमें? मार्क टू मार्केट वैल्यू, और कौन सी वैल्यू में? जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है। मीन्स उसने कहा मार्क टू मार्केट वैल्यू जो होती है ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की, ड्यू टू मार्केट मूवमेंट ड्यूरिंग द पीरियड रिक्वायर्ड टू लिक्विड। जिस समय आप उसको क्या कराने जा रहे हैं? लिक्विडेट करा, उस समय मार्केट की एडवर्स मूवमेंट की वजह से ऐसा होता है। द पीरियड लिक्विडेशन। हेलो सर, ये जो मार्क टू मार्केट है, ये मार्क क्या जैसे प्रिंटेड प्राइस टाइप है, ऐसे बोलना चाहते हैं? हाँ, ऐसे समझ लो कि उसमें मार्क है, और इंट्रेंसिक वैल्यू। हाँ, मार्क है 10,000 और मार्केट में कितना? अभी जो 9,000। मार्क टू मार्केट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन, उसी को बोलते हैं मार्क टू मार्केट वैल्यू। ठीक है, द पीरियड ऑफ लिक्विडेशन इज क्रिटिकल टू एसेस सच एडवर्स। और इसने बोला कि कभी भी आपको ये काम करना है तो आपको पीरियड ऑफ लिक्विडेशन पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इफ द पीरियड लिक्विडेशन पोजिशन इज गेट लॉन्गर द पॉसिबिलिटी ऑफ लार्जर एडवर्स। तो जितना लंबे समय का सिक्योरिटी होगा, तो उसमें क्या लिक्विडेशन का पीरियड जितना लंबा समय होगा, उतना ही उसका इफेक्ट क्या हो सकता है? लार्जर फ्रॉम द करेंट मार्केट वैल्यू ऑल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि लॉन्ग, ये क्वेश्चन अगर आता है कि पीरियड ऑफ लिक्विडेशन अगर लॉन्गर है, उसकी पोजीशन लॉन्गर है, वो पीरियड नहीं, उसकी पोजीशन लॉन्गर। जैसे हम बोलेंगे 5 ईयर में आपका जो डिफरेंस है किस चीज का? एसेट और लाइबिलिटी का, यानी कि लोन्स का और उसका डिपॉजिट। अगर लोन्स और डिपॉजिट का आपका जो पोजीशन है लॉन्गर पीरियड में वो डिस्टर्ब है, तो दिक्कत होगी आप। ठीक है, और इसीलिए बोलते हैं कि अपनी पोजीशन कैसी बना के रखो कि आपकी पोजीशन ना लॉन्ग हो ना शॉर्ट शॉर्ट। और जो भी आपको प्रॉफिट लॉस हो रहा बिटवीन 2 डेट्स, वो मार्केट वैल्यू के वेरिएशन की वजह से होता है। ठीक है, हाउएवर जब भी आता है तो इसका मतलब जो भी वो बोलता है उसको उल्टा कर देता है। क्या? इट इज पॉसिबल टू लिक्विडेट ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट और टू हेज देयर फ्यूचर चेंजेस। अब हेज का मतलब
आपने कहा कि साहब ये सिक्योरिटी है कि मैं आपके साथ एक एग्रीमेंट में आ रहा हूँ कि आप इसको हैज कर दीजिए, मीन्स आप ये गारंटी ले लीजिए कि इसका प्राइस कभी भी 6.70 से नीचे नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो उस लॉस को कौन उठाएगा? हेजर। उस लॉस को कौन उठाएगा? हेजर उठाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको अपना क्या करा लेते हैं? हेज करा लेते हैं। ठीक है, दिस इज द रेशनल फॉर लिमिटिंग मार्केट रिस्क, और इसके द्वारा आप क्या करते हैं? अपने रिस्क को लिमिट करते हैं। इन जनरल लिक्विडेशन पीरियड वेरीज विद द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और हर इंस्ट्रूमेंट का होता है। इट कुड बी 1 day टू द मच लॉन्गर फॉर एक्सोटिक डेरिवेटिव, कि फॉरेन एक्सचेंज में तो एक दिन का कर देते हैं। ठीक है, चलो दूसरा आया ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क। तो मार्केट रिस्क जहां बात आ रही है वहां किसकी बात आ रही है? मार्केट में उसकी जो वैल्यूज हैं वो, और लिक्विडेशन में क्या है? ट्रेडिंग लिक्विडिटी का मतलब कि आपके पास सिक्योरिटी है, जब आप उसे रिडीम कराना चाह रहे हो तो कोई आपको अवेलेबल नहीं मिल रहा। ट्रेडिंग लिक्विडिटी इज द एबिलिटी टू फ्रीली ट्रांजैक्ट इन द मार्केट एट क्या? ट्रेडिंग लिक्विडिटी इज एबिलिटी टू लिक्विड पोजिशन विदाउट, और अगर इससे बचना है तो आपको क्या नहीं होना चाहिए? मार्केट प्राइस अफेक्ट, अफेक्ट जो है नेगेटिव सेंस का वर्ड होता है। अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ अदर मार्केट फॉर, मीन्स इस तरह काम होना चाहिए कि दूसरे लोगों का ध्यान आपकी सिक्योरिटी पे ना जाए। अगर ध्यान जाता है तो या तो चीज क्या हो जाती है? डिग्रेड होती है या अपग्रेड होती है। क्योंकि लोग अगर नोटिस कर लेंगे कि आपके प्राइस क्या हो रहे हैं? डाउन हो रहे हैं। दोनों बातें। तो जब डाउन होता है, देखो ये जितने भी हम रिस्क पढ़ते हैं उसमें बल्ले बल्ले तो पढ़ते ही, मीन्स तो अच्छा हो रहा तो कुछ बात ही नहीं है। हाँ, ये तो हम डाउन साइड पढ़ते हैं। तो जैसे ही हमारे प्राइस डाउन हुए हमने सोचा यार बेच लेते हैं, तब तक वो बात उसको पता लग गई, वो सोचता है अभी और डाउन होगा। जब तक हम उसके बाद पहुंचे 10% और डाउन होगी। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर मार्केट पार्टिसिपेंट का अटेंशन हो गया तो गड़बड़। ठीक है, देखिए लिखा, प्राइस वॉलेटिलिटी इज नॉट द सेम इन हाई लिक्विडिटी एंड पुअर लिक्विडिटी सिचुएशन। और जब आपकी हाई लिक्विडिटी है तो वॉलेटिलिटी क्या होगी? लो। ठीक है, और जब पुअर है तो ज्यादा। व्हेन लिक्विडिटी इज हाई the adverse deviation of price are much lower than in a poor liquidity, means liquidity में क्या कह रहा हूं कि आपकी adverse deviation क्या होता है? इस पॉइंट को सुनिएगा, when liquidity is high the adverse deviation of price are much lower, means कम रहते हैं। ठीक है, ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, जो मैंने ऊपर बताया आपको। किससे? पुअर लिक्विडिटी की पोजीशन। ठीक है, प्योर मार्केट रिस्क जनरेटेड बाय द चेंज इन द मार्केट पैरा। अब ये क्वेश्चन यहाँ से आपका एमसीक्यू बन जाता है कि वो कौन कौन से मार्केट पैरामीटर्स मार्केट पैरा रिस्क होता है। कौन सा है? पहला इंटरेस्ट रेट, दूसरा इक्विटी इंडेक्स, और तीसरा एक्सचेंज रेट। 3 क्यों लिखे हैं? पहला वाला किसके लिए है? सिक्योरिटी के लिए। इन्वेस्टमेंट। दूसरा वाला इक्विटी। तीसरा वाला फॉरेक्स। ठीक है, डिफर फ्रॉम द मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। मार्केट पैरामीटर्स जो है वो एक अलग चीज है और मार्केट लिक्विडिटी रिस्क एक अलग चीज। ठीक है, दिस इंटरेक्शन रेजेस इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द नॉर्मल वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट पीरियड? तो मार्केट पैरामीटर की इन सब की वॉलेटिलिटी क्या है अंडर फेयर लिक्विडिटी पोजीशन। ठीक है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो इस चैप्टर में हमारा जो हम लोगों ने
स्टडी करनी है किसकी करनी है, वॉलेटिलिटी। ठीक है, व्हाट कुड इट बिकम अंडर पुअरर, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, हाउ सेंसिटिव आर द प्राइसेस, मीन्स लिक्विडिटी कम ज्यादा होने से आपके प्राइसों में क्या फर्क पड़ रहा है, द लिक्विडिटी इशू बिकम क्रिटिकल ऑफ इमर्जिंग मार्केट। तो ये जो लिक्विडिटी का इशू है बहुत क्रिटिकल तो नहीं हो गया। तो ये जो 5-6 क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़, ठीक है। अब बात करता है ये लिक्विडेशन रिस्क अराइजेज फ्रॉम लैक ऑफ ट्रेडिंग लिक्विडिटी एंड रिजल्ट। क्या बोलता है, एडवर्स चेंज इन लिक्विडिटी क्यों होती है कि आपके मार्केट प्राइस में चेंज आया। इनेबिलिटी टू लिक्विडेट पोजीशन एट द फेयर मार्केट प्राइस, मीन्स आप इनेबल नहीं कर पाए, जब फेयर मार्केट प्राइस था तो आपने अपने पोजीशन को क्या नहीं कर पाए, आप लिक्विडेट नहीं कर पाए। मतलब समय समय पर आपको सिक्योरिटी को क्या करना है, लिक्विडेट भी करना है। लार्ज प्राइस चेंजेस कॉज्ड बाय लिक्विडेशन ऑफ पोजीशन। तो लिक्विडेशन ऑफ पोजीशन की बात बताई कि अगर आपकी पोजीशन का लिक्विडेशन हो रहा मीन्स कम ज्यादा हो रही है तो लार्ज प्राइस चेंज होना। इनेबिलिटी टू लिक्विडेट पोजीशन एट एनी प्राइस, किसी भी प्राइस में अपने आप अपनी उसको क्या नहीं करा पा रहे हैं आप, लिक्विडेट नहीं। तो ये कौन से रिस्क है, लिक्विडेशन रिस्क। अब तीसरा कौन सा है, क्रेडिट और काउंटर पार्टी। मैंने साफ साफ बता दिया, कई बार बता दिया, जब आपका इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैच्योर होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कौन सा रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क या काउंटर पार्टी। अच्छा, इसमें एक चीज और है, काउंटर पार्टी रिस्क को हम ऐसे बोल सकते हैं कि उसकी रेटिंग क्या हो गई, जब आपने इन्वेस्टमेंट वो लोन लिया तब कितनी थी, माइग्रेट हो गई, ए से उसकी बी पे आ गई बात। तो यहाँ कहीं लिखा हुआ देखो, जो रेटिंग एजेंसीज हैं उसमें कुछ चेंज आ गए। क्रेडिट रेटिंग इंडिकेट्स द रिस्क लेवल एसोसिएटेड विद द इंस्ट्रूमेंट एंड फैक्टर्ड इनटू एड ऑन टू द रिस्क फ्री रेट, मींस उससे आपको पता लगता है कि करस्पॉन्डिंग मैच्योरिटी में क्या रिस्क है। द लोअर द रिस्क लेवल द लोअर इज द स्प्रेड ओवर द रिस्क फ्री रेट। अच्छा, रिस्क फ्री रेट क्या होता है इसको समझिए। कोई बहुत अच्छा समय पे पैसा रिटर्न करने वाला है तो वो तो दे रहा है 6% पे, मीन्स आप वहां पर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा बंदा आपको 9% दे रहा है। तो इसका मतलब वो 3% आप क्या मानेंगे, रिस्क प्रीमियम। ठीक है, वो एड ऑन जो हो रहा है, ठीक है। और ये जो 6% है वो कौन सा रेट है, रिस्क फ्री रेट। Credit risk may arise either the account of default of the issuer because of the rating migration, means जैसे उसकी रेटिंग कम ज्यादा हुई उससे हो गया। When rating financial is lowered, the spread over risk-free rate increases as the market demand higher yield on a higher risk instrument। ये जब बॉन्ड वैल्यूएशन आप पढ़ रहे होंगे शायद इस तरह की लाइनें वहां पर आई होंगी, ठीक है। Derivatives can be over the counter instrument, interest rate swap, करेंसी स्वैप ऑप्शन। तो हम लोगों ने देखा था कि डेरिवेटिव्स में भी हम लोगों को कौन सा रिस्क होता है, मार्केट रिस्क, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बात भी है, व्हेन mark to market value is positive, counterparty is exposed to credit risk as he carries a receivable, means जो काउंटर पार्टी है तो कौन सा रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क एज ही कैरीज रिसीवेबल अंडर आ, इसको भी देखता हूँ मेरा, अंडर अ होल्ड टू मैच्योरिटी व्यू द पोटेंशियल फ्यूचर वैल्यू ओवर देयर लाइफ आर regarded as the credit exposure because they are the value all future flow that the defaulted counterparty will not pay। तो ये कौन से वाले बताए कि जो फ्यूचर के फ्लो है जब ड्यू होते हैं उस समय अगर आपकी काउंटर पार्टी क्या नहीं करेगी, पे नहीं करेगी, तब होंगे। और इसमें ये बात भी है
कि वो ड्यू होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वो ड्यू होने के बाद ही करता है। ठीक है। There is additional risk due to the potential upward deviation of liquidation value from the current value during the life of the instrument. Such drifts depend on the market parameter volatility. Means जितने पैरामीटर है उनकी क्या वॉलेटिलिटी है उसकी वजह से ये सब फर्क आते हैं। ठीक है। ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स सेंसिटिविटी। देखो, काउंटर पार्टी को रिस्क को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या शुरू किया है? आरटीजीएस। कि मीन्स इमीडिएट मालूम हो जाएगा आपको। ठीक है। कैसे सर? The counterparty receives the money and part with the given quantity of financial paper. If any one of the transacting party, दोनों पार्टी हैं ये, एक ने क्या देना होता है? फाइनेंशियल पेपर, और दूसरे ने क्या देना होता है उसके बदले में? पता लगा उसने रुपए तो किससे भेज दिए? आरटीजीएस। और ये सिक्योरिटी यहाँ नहीं हुई, या सिक्योरिटी भेज दी, तो दोनों पार्टी आपस में क्या कर सकती है? डिफॉल्ट। ठीक है। दिस इज नोन एज द कौन सा रिस्क? सेटलमेंट। तो एक क्वेश्चन आता है कि सेटलमेंट रिस्क क्या है? सेटलमेंट रिस्क में आइदर ऑफ द पार्टी क्या करे? डिफॉल्ट कर दे। किसमें? आइदर सेंडिंग द सिक्योरिटी और सेंडिंग द मनी। रिस्क में लीड टू सिस्टमिक रिस्क। और ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि पहले क्या होगा? सिंगल एक पार्टी का क्या होगा? कौन सा रिस्क होता है? सेटलमेंट। अब सपोज कीजिए ये पैसा यहाँ आना था, नहीं आया, तो इसने जहां देना था वो गड़बड़ा गया, इसने तो ये फिर क्या बन जाता है? सेटलमेंट रिस्क, सिस्टमिक रिस्क। ठीक है। चलो, अब ये जो आगे वाली चीज है ये क्या आ गया यहाँ पे? मार्केट रिस्क। कौन सा? मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो आपको ध्यान होगा कि क्रेडिट रिस्क में भी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पढ़ा हमने और ऑपरेशन रिस्क में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको, मार्केट रिस्क के लिए मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। और संडे की क्लास है, संडे की क्लास में न्यू टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग है। और एक उसके बाद वो मैडम का टॉपिक होगा 11 बजे। ठीक है। और कल जो क्लास है हमने कितने बजे रखी है पता है? मॉर्निंग 8:30। ठीक है, 8:30 पे रखी है। इसलिए रखी है कि आप 8:30 के बाद जो अगली 11 के बीच में जो आधा पौन घंटे का टाइम मिलेगा उसमें अपना दाल चावल चढ़ा लेना, तब आपका काम। और जेंट्स लोग उस समय नाश्ता कर लेना। ठीक है। ये लिखा, रिपल इफेक्ट इज अनदर फॉर्म ऑफ सिस्टमिक रिस्क। ठीक है। रिपल माने होते थे बुलबुले उड़ जाते हैं ना, तो जब सेटलमेंट रिस्क होता है एक के बाद एक के बाद फिर वो बहुत बड़ा जब बढ़ जाता है तो उसी को रिपल इफेक्ट बोलते हैं, और वही सिस्टमिक रिस्क कहलाता है। तो जो टाइड में सर जो होता है ना सर, हाँ वो भी वही रिपल बोलते हैं। लहरें आ रही लहरें में एक ट्रांजैक्शन बिगड़ेगा तो उससे जुड़े हुए सारे ट्रांजैक्शन जो है